नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बी टून्स में, जहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, दिल से महसूस कराई जाती। अजरबैजान में बहुत समय पहले हाशिम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। हाशिम ने बहुत मेहनत से खेत जोता और गेहूं बोया। उसने खेत को खूब पानी दिया और जब पौधे उग आए तो दिन रात उनकी देखभाल की। इस मेहनत का फल हाशिम को ये मिला कि उसकी उम्मीद से बढ़कर फसल पैदा हुई और गेहूं का खेत लहलहाने लगा। उसे देख देख कर हाशिम का दिल खुशी से झूम उठता था। जब फसल काटने का समय आया तो काले बादल छा गए, ओले पड़ने लगे और तेज बारिश हुई। एक एक दाना बह गया। बेचारे हाशिम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो सिर थामे हुए देर तक अपनी तबाह हो चुकी फसल को हसरत से देखता रहा। आखिरकार वो भारी कदमों के साथ उठा और थकेत के कदमों से घर की तरफ चल दिया। अगले दिन वो नौकरी की तलाश में गांव गांव घूमने लगा। आखिर उसकी मुलाकात एक अमीर जमींदार से हुई। जमींदार का खेत इतना बड़ा था कि उसकी फसल काटने के लिए 10-10 आदमियों की जरूरत होती थी। हाशिम ने जमींदार से कहा, अगर मैं सारी फसल एक दिन में काट दूं, तो आप मुझे क्या मेहनताना देंगे? जमींदार जानता था कि यह बिल्कुल असंभव काम है। वो हंसकर बोला, अगर तुम सारी फसल एक दिन में काट दोगे, तो आधी फसल मैं तुम्हें दे दूंगा। हाशिम काम में जुट गया। आधे दिन तक उसने फसल काटकर उसकी पुलियां, गट्ठे बना दी। दोपहर बाद वो इन पुलियों का ढेर बनाने लगा। सूरज छिपने तक उसका तकरीबन सारा काम खत्म हो चुका था। अभी कुछ पुलियां इकट्ठी करना बाकी थी। उसने छिपते हुए सूरज को देखा। कुछ देर बाद जमींदार भी वहां आ गया। वो सारी फसल कटी हुई और ढेरों के रूप में इकट्ठी की हुई देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, बहुत खूब, आओ अब हम शर्त के मुताबिक इस ढेर को आधा आधा बांट लेते हैं। हाशिम सिर झुकाकर बोला, नहीं भाई, मैं शर्त पूरी नहीं कर सका हूं, क्योंकि मैंने कुछ पूलियां सूरज छिपने के बाद इकट्ठी की है। अब आप अपना अनाज संभालिए, मैं अपनी राह लेता हूं। खुदा हाफिज। ये कहकर वो चल दिया और न जाने कब तक चलता रहा, यहां तक कि वो एक शहर जा पहुंचा। उसने बादशाह की सेवा में अपने दुख और मुसीबत की कहानी सुनाई। बादशाह ने उसे अपने रेवड़, पशुओं के झुंड का रक्षक, मुहाफिज नियुक्त कर दिया। बादशाह ने यह शर्त रखी कि अगर रेवड़ का एक भी जानवर बीमार हुआ या खो गया तो हाशिम को कुछ नहीं मिलेगा। अगर रेवड़ बिल्कुल महफूज रहा तो उसे आधे जानवर मिलेंगे। ये बातें होने के बाद हाशिम रेवड़ को अपने साथ एक चारागाह में ले गया, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची बाड़ लगी हुई थी। 4 साल तक उसने जानवरों की ऐसी अच्छी देखभाल की कि एक जानवर भी न बीमार हुआ और न खोया। लेकिन जब हाशिम रेवड़ को लेकर वापस जा रहा था तो एक भेड़िया अचानक कहीं से दिखाई दिया। उसने एक भेड़ के बच्चे को मुंह में दबाया और जंगल की तरफ भाग गया। जब हाशिम ने रेवड़ को बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह बहुत खुश हुआ। शर्त के मुताबिक उसने आधे जानवरों को बांटना शुरू कर दिया। हाशिम ने बादशाह को ऐसा करने से रोक दिया और बोला, हुजूर, मुझे अफसोस है कि मैं आपके जानवरों की सही देखभाल न कर सका। अभी कुछ देर पहले भेड़िया एक भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया है, इसलिए मैं किसी मुआवजे का हकदार नहीं हूं। ये कहकर हाशिम बादशाह के पास से चल दिया। वो चलता रहा, यहां तक कि वो नदी के किनारे पेड़ों के साए में बैठकर आराम करने लगा और कुछ देर में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज छिप चुका था और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसे रोने की आवाज सुनाई दी। हाशिम ने देखा, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जोर जोर से रो रही है। हाशिम ने उसे तसल्ली दी और पूछा, बीबी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम जंगल का रास्ता भूल गई हो या किसी ने तुम्हें सताया है? उसने सिसकियां लेते हुए कहा, मैं सूरज की बेटी किरण हूं। जब सूरज निकलता है तो हम सब बहनें अपनी चांदी की सीढ़ियों से जमीन पर उतरती हैं और आंख में चौली खेलती है। आज मैं जंगल में खेलते हुए दूर निकल गई। जब मैं वापस लौटी
तो सूरज छिप चुका था। अब मेरा उससे संपर्क खत्म हो गया है। मेरी सीढ़ी भी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई है। अब मैं कभी वापस नहीं जा सकती। हाशिम ने किरण को तसल्ली दी। वो उसे अपने साथ ले गया। उसने किरण से शादी कर ली और एक झोंपड़ी में रहने लगा। वे बेहद गरीब थे। इनके पास कोई साजो सामान भी नहीं था। फिर भी दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन किरण ने हाशिम से कहा, मैं देखती हूं कि तुम दिन भर घर में पड़े रहते हो और कोई कामकाज नहीं करते। हाशिम ने कहा, बेगम, मैं दुनिया का बदकिस्मत आदमी हूं। मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो बिगड़ जाता है। इसलिए मायूस होकर मैंने हर काम से हाथ खींच लिया है और घर में बंद हो गया हूं। किरण बोली, इंसान को भगवान की दया से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी पाप है। यह कहकर किरण ने एक अंगूठी निकाली और अपने पति को देकर कहा, जब कभी तुम्हें जरूरत हो इसे जमीन पर रख देना। एक दस्तरखान, मेजपोश दिखाई देगा जिस पर हर तरह के खाने पीने का सामान मौजूद होगा। जब तुम खा पी कर फारिग, फ्री हो जाओ तो अंगूठी को जमीन से उठा लेना। दस्तरखान उसी वक्त गायब हो जाएगा। ये मेरा कुल जमा पूंजी, अंतिम सहारा है। हाशिम ये सुनकर बेहद खुश हुआ। वो चैन और सुख की जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन हाशिम को न जाने क्या सूझी। वो अपनी पत्नी से बोला, मेरा दिल चाहता है कि मैं बादशाह को दावत दे डालूं, क्योंकि हम जो स्वादिष्ट खाने खाते हैं वो बादशाह ने जिंदगी में कभी चखे न होंगे। किरण कुछ नाराज होकर बोली, बादशाहों के मिजाज का क्या भरोसा। खुश हो तो गालियां खाकर भी इनाम बख्श देते हैं और नाराज हों तो दुआ देने वालों को फांसी पर चढ़ा देते हैं। और फिर तुम्हारे पास है क्या जिस पर तुम बादशाह को दावत देने चले हो। मुझे डर है कि कहीं तुम इस अंगूठी से भी वंचित न हो जाओ। लेकिन हाशिम अपनी जिद पर कायम रहा। उसने कहा, कुछ भी हो जाए मैं बादशाह को जरूर दावत दूंगा। उसे खबर तो हो कि हम किसान भी इस दुनिया में बसते हैं। मुझे यकीन है कि बादशाह हमारी दावत को जिंदगी भर न भूल सकेगा। नतीजतन एक दिन हाशिम ने बादशाह को दावत पत्र दे ही डाला। बादशाह जोर से हंसकर बोला, मियां, अपनी औकात तो देखो। आखिर तुम मुझे ऐसी क्या अजीब चीज खिलाओगे। फिर कुछ देर बाद बादशाह ने कहा, मैं खुद तो नहीं आ सकता, अलबत्ता मेरे दरबारी तुम्हारी दावत में जरूर शरीक होंगे। नतीजतन बादशाह ने अपने कुछ दरबारी हाशिम के साथ भेज दिए। बादशाह ने उनसे कहा, जरा अच्छी तरह से तसल्ली कर लेना कि क्या वाकई ही इसके पास कुछ अजीब चीज है या हमें यूं ही उल्लू बना रहा है। हाशिम दरबारियों को साथ लेकर विदाई हुआ। रास्ता बहुत लंबा था। जब सब दरबारी हाशिम की झोंपड़ी में पहुंचे तो थकान और भूख से उनका बुरा हाल था। हाशिम ने दरबारियों के घोड़े छप्पर के नीचे बांधे और उन्हें झोंपड़ी में बिठा दिया। उसने जादू की अंगूठी बारी बारी सब घोड़ों के आगे रखी। हर घोड़े के आगे जौ और चारे का ढेर दिखाई दे गया। इसके बाद वो दरबारियों के पास पहुंचा। उसने उनके सामने जमीन पर अंगूठी रखी। एक बहुत बड़ा और शानदार दस्तरखान, मेजपोश दिखाई दे गया। शरबत थे और उस पर मजेदार। सब खानों का स्वाद अलग था और वे इतने स्वादिष्ट थे कि तमाम दरबारी उंगलियां चाटते रह गए। उनके पेट भर गए लेकिन मन नहीं भरा। अभी दरबारी हैरानी के सागर में गोते खा रहे थे कि दरवाजा खुला और किरण झोंपड़ी में दाखिल हुई। उसका रूप और खूबसूरती देखकर दरबारी हक्का बक्का हो गए। लिहाजा जब तमाम दरबारी दावत से पेट भरकर बादशाह के दरबार पहुंचे तो बादशाह ने पूछा, क्या खबर लाए हो। दरबारियों ने हाशिम के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह उन्होंने तरह तरह के खाने खाए और वे किस तरह अचानक से दिखाई दिए, और ये भी बताया कि हाशिम की पत्नी खूबसूरती में बेमिसाल है। एक दरबारी ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा, हुजूर, किरण को तो आपकी मलिका होना चाहिए था। अब बादशाह की नीयत में भी खोट आ गया। उसने पूछा, लेकिन मैं किस तरह किरण को हासिल कर सकता हूं। एक दरबारी ने कहा, हाशिम को ऐसी मुहिम
अभियान पर भेज दीजिए, जहां से वो जिंदा लौटकर ना आ सके। जब वो मरकब जाए तो किरण को शादी का पैगाम भेज दीजिएगा। एक और दरबारी बोला, हुजूर, आप हाशिम को सूरज की सुनहरी पगड़ी लाने के लिए भेज दीजिए। महाराज, इस मुहिम से वो जिंदा लौटकर नहीं आ सकता। बादशाह ने उसी वक्त हाशिम को बुलवा भेजा। जब वो हाजिर हो गया तो बादशाह ने आदेश दिया, तुम मेरे लिए फौरन सूरज की सुनहरी पगड़ी लेकर आओ। अगर तुम मेरी फरमाइश पूरी न कर सके तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। बेचारा हाशिम बहुत दुखी और परेशान होकर घर पहुंचा। जब किरण को सारी बात मालूम हुई तो वो बोली, तुम्हें इसके बारे में पहले ही कुछ सोचना होता तो ये नौबत ना आती। अब पछताने से कोई फायदा नहीं, तुम इस मुहिम पर विदा हो जाओ। ये कहकर किरण ने अपनी बहनों और प्रिय रिश्तेदारों के लिए कुछ भेंट दिए। हाशिम अपनी पत्नी को खुदा हाफिज कहकर सफर पर रवाना हो गया। वो बहुत दिनों तक सफर करता रहा। बहुत से मुल्कों से गुजरा, नदियां पार की, पहाड़ों पर चढ़ा और उतरा, रेगिस्तानों की खाक छानी, जंगलों का सफर तय किया। सख्त सर्दियों से उसका शरीर कांप उठा। हवा के थपेड़ों ने उसका मुंह झुलसा दिया। बारिशों ने तरबतर कर दिया और गर्मी ने जलाकर राख कर दिया। आखिर वो जावा के आखिरी द्वीप पर जा पहुंचा। यही सूरज और चंदा मामा का घर था। सूरज दुनिया में रोशनी बिखेरने के लिए गया हुआ था। चंदा मामा घर पर ही था। उसने हाशिम का जोरदार स्वागत किया, उसे प्यार से अपने साथ ले गया और अपने पास बिठाया। चंदा मामा ने धीमे लहजे में कहा, बेटा, अभी तुम्हारा ससुर सूरज आने वाला है। तुम उसकी तपिश, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं तुमको मकान के इस हिस्से में बिठाए देता हूं जहां गर्मी का असर नहीं होता। कुछ देर बाद सूरज भी घर आ गया। उसने जोर जोर से सांस लेकर कहा, मुझे इंसान की बू आ रही है। चंदा मामा ने डांट कर कहा, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? भला इस जगह इंसान का क्या काम? ये तुम ही हो जो दिन भर जगह जगह घूमते हो और अपने साथ इंसान की बुलाते हो, फिर खुद ही आदम्बू आदम्बू चिल्लाने लगते हो। जब सूरज चुप हो गया तो चंदा मामा ने फिर कहा, क्यों मियां, अगर तुम्हारा दामाद यानी किरण बिटिया का पति तुम्हारी खबर लेने को यहां आ निकले, तुम उसे भी जलाकर खाक कर दोगे क्या? ठीक कहा ना मैंने? सूरज गर्म होकर बोला, नहीं नहीं, मैं दुनिया इस जमाने को जलाकर खाक कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी प्यारी आंखों की रोशनी के पति को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चंदा मामा मुस्कुराकर बोले, यकीनन तुम ये खुशखबरी सुनकर खुश होगे कि तुम्हारा दामाद तुमसे मिलने के लिए यहां आया हुआ है। सूरज की तपिश अचानक जाती रही। उसने दूसरे कमरे से अपने दामाद को बुलाया और उससे अच्छी तरह पेश आया। हाशिम ने कहा, मैं बादशाह की फरमाइश पर आपकी सुनहरी पगड़ी लेने के लिए आया हूं। अगर मैं इस मकसद में कामयाब न हो सका तो वो मुझे मरवा देगा और किरण से खुद शादी कर लेगा। सूरज ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अब तुम मेरे साथ बगीचे में चलकर आराम करो, क्योंकि तुम इस लंबे सफर से थक गए हो। यह बगीचा बहुत अजीब था। इसमें कुछ पौधों पर पतझड़ आ रही थी। पत्ते मुरझा मुरझा कर झड़ रहे थे। कुछ पौधों पर बहार थी, कलियां और पत्तियां निकल रही थी। कुछ पौधों में कलियां खिलखिलाकर फूल बन रहे थे और कुछ पौधों में पकेब के फल टपक पड़ने के लिए तैयार थे। हाशिम हैरानी और ताज्जुब से इस अजीब बगीचे को देखता रहा। सूरज ने कहा, तुम जरा देर के लिए ठहरो। भेड़िया और काला बादल तुम्हारे खाने का इंतजाम कर रहे हैं। हाशिम को सख्त भूख लग रही थी। कुछ देर बाद एक भेड़िया और बादल का एक टुकड़ा हाथों में दस्तरखान उठा अंदर दाखिल हुआ। हाशिम भेड़िए की तरफ लपका और बोला, ओ चोर, तुम्हें याद है कि मैं 4 साल तक खून पसीना एक करके भेड़ों की रखवाली करता रहा। उस दौरान उनका बाल भी बाका न हुआ, लेकिन जब मुझे उसका मुआवजा मिलने का वक्त आया तो तुम एक भेड़ का बच्चा उठाकर ले गए थे। इस तरह मेरी मेहनत पर पानी फिर गया।
मैं तुम्हें उस शरारत की सजा जरूर दूंगा। ये कहकर उसने लाठी उठाई और भेड़िए को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। अब हाशिम ने बादल को बुलाया और कहा, तुम्हें याद है कि मैंने अपने खेत को बहुत मेहनत से जोता। ये कहकर हाशिम ने लाठी उठाई और बादल को इतना मारा कि उसके जिस्म पर छाले तक पड़ गए। बादल गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा और जोर जोर से रोने लगा। दुनिया वाले समझे कि गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। तब हाशिम